वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन ऑर्गेनिक के मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूँगा जो मेरे पास आया था। इस कमेंट में लिखा है कि जब रिज़ल्ट आएगा फाइन ऑर्गेनिक्स का Q4 का, तो उसके बाद जो उसकी वैल्यूएशन है वो 40 के आसपास हो जाएगी। और सस्ता सस्ता बोल के सभी यूट्यूबर्स ने फाइन ऑर्गेनिक को रिटेलर्स के हाथ पकड़ा दिया है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के लिए आप महंगा सस्ता उसकी जो वैल्यूएशन है वो फेयर है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कैसे चेक करते हो? उसके लिए हमारे पास दो रेशियोज़ होती हैं, एक पीई रेशियो और दूसरा पीईजी रेशियो। तो अगर हम दोनों इन रेशियोज़ को गूगल करके देखें तो हमें मिलता है कि अगर आप एक रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे, या तो पीई या फिर पीईजी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप उसको जो है पीई रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो डिसीजन है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है हाईलाइट करके कि इट इज़ बेटर टू यूज़ पीईजी रेशियो व्हेन लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि अच्छा रहता है, बेटर रहता है, बेहतर रहता है पीईजी रेशियो को यूज़ करना जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो किसी भी एक रेशियो के आधार पर ये डिसाइड कर लेना कि जो है वैल्यू क्या है और क्या सस्ता है, ये डिसाइड कर लेना तो ये रॉन्ग होता है। हमें जो है दोनों रेशियोज़ को देखना होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें। देखिए ये बहुत ही लंबा और बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है अगर आप पीई रेशियो और पीईजी रेशियो में अगर घुस जाओगे तो। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जो एक गुड पीईजी रेशियो है वो जनरली लेस देन एक होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक की पीईजी रेशियो एक से कम है तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूड है, सस्ता है। अगर पीईजी रेशियो एक से ज़्यादा है तो वो अनफेवरेबल कहा जाएगा, या फिर स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड कहा जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर दीपक नाइट्राइट की पीईजी वैल्यू हम देखें तो आप देख सकते हो जो दीपक नाइट्राइट की पीईजी वैल्यू है वो है 0.52। यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से जो है एक से कम होनी चाहिए पीईजी रेशियो, लेकिन ये तो एक का भी हाफ है। यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है। अब मैं दिखाऊं आपको 5 ईयर के मीडियन पीई के हिसाब से। देखिए दोस्तों, जनरली ये माना जाता है कि किसी भी स्टॉक को बाई करने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब वो स्टॉक अपने 5 ईयर के मीडियन पीई के नीचे ट्रेड कर रहा हो। बट यहाँ पर आप देखो, अगर दीपक नाइट्राइट का 5 ईयर का मीडियन पीई जो है वो है सिर्फ 27.8, एंड करंटली ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 30.9 के पीई पे। यानी अगर 5 ईयर के मीडियन पी के हिसाब से देखा जाए तो ये ऊपर ट्रेड कर रहा है 5 ईयर के मीडियन पी के, यानी महंगा है। लेकिन हमने देखा था कि जो पीईजी रेशियो है उसके हिसाब से जो है काफ़ी सस्ता है। पीईजी रेशियो एक से बिल्कुल हाफ था, तो पीईजी रेशियो के हिसाब से तो सस्ता है। एंड 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा महंगा है। तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है? तो मैं तभी कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप पीई को देखने लग जाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये अगर हम एक और एग्जांपल देखें टाइटन कंपनी का, तो टाइटन का पीईजी रेशियो आप देख सकते हो। टाइटन का पीईजी रेशियो है 3.18। यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें तो ये बहुत 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 3 गुना ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर हम 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो टाइटन का 5 ईयर का मीडियन पीई है 76.1। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंटली जो टाइटन है वो ट्रेड कर रहा है 75.8 पे। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो टाइटन जो है 5 ईयर के मीडियन पीई के अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस के हिसाब से या पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें, पीईजी रेशियो इसका 3 पॉइंट समथिंग था, तो पीईजी रेशियो के हिसाब से तो बहुत बहुत महंगा है। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो 2773 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 2773 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका 52 वीक हाई देखें तो 2791 है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर 5 ईयर मीडियन पीई के हिसाब से देखें तो अभी भी जो है 5 ईयर मीडियन पीई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी उसके हिसाब से तो अभी भी सस्ता है। पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें या फिर प्राइस के हिसाब से देखें तो महंगा है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों में घुस जाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ अगर हम फाइन ऑर्गेनिक को देखें
अगर 5 ईयर का मीडियन पीई देखें तो फाइन ऑर्गेनिक का 5 ईयर का मीडियन पीई है 43.4, लेकिन ये अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो 23.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। यानी जो है ये 10 मई का है, 12 मई को थोड़ा चेंज हो गया होगा। तो अगर 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो काफ़ी फेयर वैल्यूड कह लो या सस्ता कह लो आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें पीईजी रेशियो की टर्म में, अगर फाइन ऑर्गेनिक का पीईजी रेशियो देखें तो वो अभी 0.86 यानी 1 के नीचे है। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से भी सस्ता है एंड 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो भी सस्ता है। तो दोनों हिसाब से जो है फेयरली वैल्यूड हम कह सकते हैं इसको। तो रही बात चिपकाने वाली, तो दोस्तों जो है इसमें कोई चिपकाने वाली बात नहीं है। देखिए मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ फाइन ऑर्गेनिक्स में अच्छी वेटेज के साथ, लगभग 16% वेटेज मैंने अपने पोर्टफोलियो साइज़ की फाइन ऑर्गेनिक्स में दे रखी है। बिकॉज़ क्योंकि मुझे कंपनी पर पूरा भरोसा है, पूरा कन्विक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खरीद के प्रमोटर बन जाओ। मैं जस्ट आपको ये स्टॉक इसलिए बताया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मेरे पोर्टफोलियो में है तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि देखो वीबीएल भाग के काफ़ी ऊपर जा चुका है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं। तो हमें जहां अपॉर्चुनिटी है वहां फोकस करना चाहिए, न कि जो है भागती हुई ट्रेन में चढ़ना चाहिए। भागती हुई ट्रेन, ये खुद एक भागती हुई ट्रेन था। पहले जब भाग रहा था तो गिर भी नहीं रहा था, तो ये खुद भागती हुई ट्रेन था ये जब। और बहुत सारे लोग इस भागती हुई ट्रेन में चढ़े भी हैं, लेकिन उसके बाद जो है उतरना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसका एक उदाहरण भी मेरे पास है। तो दोस्तों ये सर हैं, इन्होंने जो है 20 शेयर ले रखे हैं 6500 के प्राइस में। तो इन्होंने ये जो है ऊपर के लेवल पे इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अब इन्होंने क्या है स्विंग ट्रेड के चक्कर में लिया था, क्योंकि जब एक टाइम जब ये भाग रहा था तो गिरने का नाम नहीं ले रहा था। तो इन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में जो है इसको एक ही बार में लमसम कर दिया और एक ही बार में बाई कर लिया। और उसके बाद जो है ये शायद गिरता चला गया और फिर इनको निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, इनकी तो चलो मजबूरी है, ये तो स्विंग ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए हमें भागती हुई ट्रेन में ही चढ़ना होता है और फिर उतरना भी होता है। तो शायद उतरने में इनसे कुछ गलती हो गई, इसलिए उतर नहीं पाए। लेकिन हम अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भागती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना होता। स्विंग ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कब ट्रेन में चढ़ना होता है, जब ट्रेन प्लेटफार्म के ऊपर खड़ी हो, जैसे अब खड़ी है। अब इसको कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन जब भागेगा तब सबको अच्छा लगने लगेगा। जैसे अब जो है वीबीएल सबको अच्छा लग रहा है। तो साथ में इन्होंने एक लाइन भी लिखी है कि जो है एफआई ने लटका दिया। तो गौर कीजिए इस वर्ड पे कि एफआई ने लटका दिया। देखिए दोस्तों, हमें क्या है डीआईस को फॉलो करना होता है। अगर आप एफआईस को फॉलो करोगे तो ऐसे ही आप जो है ट्रैप हो जाओगे ऊपर के लेवल पे। क्योंकि देखिए जो है वीबीएल जो अभी इस टाइम भाग रहा है, इस टाइम किस वजह से भाग रहा है वीबीएल, क्योंकि एफआई दबा दब उसमें माल खरीदते जा रहे हैं। एफआई किसी को माल लेने ही नहीं दे रहे। एफआई का फेवरेट स्टॉक है वीबीएल, क्योंकि वो जो है पानी की तरह पीते हैं, उनको इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो बुलिश हैं वो एफआई हैं वीबीएल को लेकर, और उनकी वजह से ही आपने देखा होगा बियर मार्केट में भी वीबीएल गिर नहीं रहा था, क्योंकि वीबीएल जो है वो एफआई का फेवरेट है। वो पानी की तरह पीते हैं, उनको इसका बिजनेस अच्छे से समझ आता है। इसलिए जो है एफआई जब एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो तो डीआई जो है वेट एंड वॉच करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हमें क्या है, हमें डीआई को फॉलो करना है। अगर हम एफआई का कुछ दिन का डेटा देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एफआई लगातार जो है बाइंग करते जा रहे हैं, बाइंग मोड में हैं। तो जो है लगातार एक दिन भी आपको बिकवाली यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लगातार जो है एफआई बाई करते जा रहे हैं। तो इसलिए कि लगातार बाई करने की वजह से जो है मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा है। ग्रोथ स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हो रही है, अच्छी बाइंग एफआई लगातार कर रहे हैं, जिस वजह से जो है आपके पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो है एफआई ही मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीआई जो है, डीआई एंड रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को सिर्फ संभाल सकते हैं, ऊपर ले जा तो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन जो एफआई हैं वो हमेशा ऊपर के लेवल पे ही बाई करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बनना है एंड समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, डीआई को फॉलो करता है, न कि एफआईज को फॉलो करता है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है एफआई जो है फाइन ऑर्गेनिक्स में जो है लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं।
देख सकते हो आप यहाँ पर। एंड जो डीआई हैं वो लगातार अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं। डीआई ने अपना स्टेक बढ़ाकर लगभग 12% तक कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। एंड जो है पब्लिक के पास भी कुछ होल्डिंग इंक्रीज हुई है। पब्लिक ने अपना स्टेक 8% तक कर दिया है अभी जो मार्च 2023 का क्वार्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है डीआई जो है लगातार एफआई जो फाइन ऑर्गेनिक्स में बाइंग करते जा रहे हैं, और जो एफआई है वो बिकवाली करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना, हमें डीआई को फॉलो करना है। अब ये यहाँ पर जो रही बात चिपकाने वाली की, जो कमेंट मेरे पास आया था कि सस्ता सस्ता बोल के यूट्यूबर चिपका रहे, देखिए ये डीआई तो कोई यूट्यूब नहीं देखते, ये तो अपने आप ही बाई करते जा रहे हैं। तो इनको किसने चिपका दिया? तो ये लगातार माल इसमें उठाते जा रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है, इसी वजह से ये जो है लगातार इसमें एग्रेसिवली बाइंग करते जा रहे हैं। और जब देखिए जो है ये फाइन ऑर्गेनिक्स जो है इसमें जो है ये 4500 के ऊपर अटक के खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, देखिए दोस्तों ये है अप्रैल महीने का म्यूचुअल फंड होल्डिंग का जो वीबीएल का डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको लाल ही लाल दिखाई देगा। अगर आप इस तरफ चेक करोगे तो आपको लाल ही लाल दिखाई देगा, यानी क्या है, इन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग की है वीबीएल में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लाल परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इन्होंने जो है इतने % शेयर इसके बेचे हैं, अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो आपको यहाँ पर लाल ही लाल दिखाई देगा। अगर आप देखोगे निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, अगर पीछे देखें तो पीछे जो है सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन्वेस्को इंडिया फंड, तो इन्होंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया है इसमें। एंड थोड़ी इन्होंने बंधन फ्लेक्सी कैप ने हालांकि ख़रीदा है इसमें। एंड अगर आगे हम देखें म्यूचुअल फंड होल्डिंग, तो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने भी माल बेचा है। एंड जो है सुंदर लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी माल बेचा है। एंड आगे अगर हम देखें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने भी माल बेचा है। और जो है ये होल्ड कर रहे हैं टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, 0% का मतलब है ये होल्ड कर रहे हैं। पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी का फंड भी होल्ड कर रहे हैं। सुंदर मिड कैप फंड ने भी माल बेचा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है बिकवाली काफ़ी हावी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ फाइन ऑर्गेनिक का म्यूचुअल फंड डेटा देखें, दूसरी तरफ अगर हम फाइन ऑर्गेनिक का डेटा देखें तो यहाँ पर आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी, यानी ये जो है इन्होंने माल उठाया है। एसबीआई निफ्टी मिड कैप फंड इन्होंने कुछ नहीं किया है अप्रैल के महीने में। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप है, इन्होंने भी माल उठाया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने भी माल उठाया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स फंड इन्होंने भी माल उठाया है। अगर हम अगले पेज पे देखें तो जो है नावी मिड कैप फंड इन्होंने भी माल उठाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर या तो माल उठा रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, या होल्ड कर रहे हैं या माल उठा रहे हैं, लेकिन बेच कोई नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो, तो आपको भी यही करना है, या तो माल उठाना है या फिर जो है होल्ड करना है, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी है। हमें डीआई को फॉलो करना है। डीआई को देखिए, डीआई या तो माल खरीद रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं, बेच कोई भी नहीं रहा है। तो हमें भी यही करना है कि माल या तो खरीदना है या होल्ड करना है, बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बार हम छोटी सी नज़र अगर वीबीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रमोटर का स्टेक है वो तो चलो ऐसे का ऐसा है 63.90, लेकिन जो एफआई है वो लगातार देखो कहाँ से लेकर कहाँ ले गए स्टेक को, 20% से इंक्रीज़ करते हुए 26 तक लेके पहुँच चुके हैं। और ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है उन्होंने मार्च क्वार्टर में, 26.45 से थोड़ा कम करके 26 तक आ चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डीआई को देखोगे तो डीआई जो है डीआई लगातार स्टेक कम करते हुए 7.21 से 7.21 से कम करते करते 3.67 थोड़ा सा माल इन्होंने अब बाई किया है। 2-4 दिन पहले अब न्यूज़ आई भी थी कि जो है वीबीएल में जो म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी स्टेक इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों तरफ से दो तरफा हमला होने की वजह से जो है वीबीएल ने अपना नया हाई अभी अभी ठोका था। तो इसी वजह से वीबीएल अभी ज़्यादा भागा कि दोनों तरफ से हमला हुआ था, एफआई की तरफ से भी और डीआई की तरफ से भी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीड है, अगर हम वीबीएल को देखें तो यहाँ पर ग्रीड है। इक्विटी बहुत रिस्की होती है दोस्तों। इक्विटी रिस्की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है जब फियर होता है हमें वहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है। फाइन ऑर्गेनिक में क्या है, फियर है, तो हम वहाँ पर क्या है कॉन्ट्राबैट ले रहे हैं। तो जिसने भी फियर में इन्वेस्टमेंट किया उसी का पैसा बना है, और जिसने भी ग्रीड में इन्वेस्टमेंट किया वो ट्रैप हो गया है ऊपर के लेवल पर। तो अब आप देखिए आपको फियर में इन्वेस्टमेंट करना है या आपको जो है ग्रीड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसीलिए इक्विटी को रिस्की कहा जाता है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करेंगे तो
तो वहाँ एक बार में ही पैसा स्वाहा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी हम कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि हम क्या है फियर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो भी हम एक बहुत बड़ा रिस्क ही ले रहे हैं कि क्या पता कंपनी कभी रिकवर हो भी पाएगी या नहीं। तो जो भी इस फियर में, फाइन ऑर्गेनिक इस फियर में इन्वेस्टमेंट करेगा आगे जाकर उसी का पैसा बनेगा। दोस्तों, एक बार फाइन ऑर्गेनिक के मार्केट एक्सपेक्टेशन पर बात करने से पहले देखेंगे हम नियोजन केमिकल, जिसने अपना कल रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट से अनाउंस किया था। तो अगर नियोजन केमिकल को हम देखें तो पीईजी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो पीईजी रेशियो नियोजन केमिकल का है 2.10, यानी एक से नीचे होना चाहिए स्टॉक को फेयर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये 2.10 है, यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी महंगा है या ओवर वैल्यूड है। तो 5 ईयर के मीडियन पी के हिसाब से देखें तो 5 ईयर का मीडियन पी है नियोजन केमिकल्स का 63.8 एंड करंटली ये जो है 73.9 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 5 ईयर मीडियन पी के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी महंगा है एंड पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी महंगा है। तो ना हाई पीई दे रखा है। और अगर आप रिजल्ट देखें, ये है रिजल्ट नियोजन केमिकल का, जिसमें जो है नेट प्रॉफिट ड्रॉप कर चुका है 9% के साथ। चलो एबिट इनकम और अगर सेल्स को देखें तो इनमें तो ग्रोथ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो वाई ऑन वाई बेसिस पे डिप कर चुका है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी डिप है। तो पिटाई यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इतनी हाई वैल्यूएशन 75 की वैल्यूएशन जो 5 ईयर मीडियन पीई उससे भी ऊपर है। तो वो अगर बाजार ने इसको दे रखी है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए नियोजन केमिकल्स को रिजल्ट भी तो वैसा ही पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन आप रिजल्ट देख सकते हो तो पिटाई यहाँ पर होने के चांस है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें फाइन ऑर्गेनिक की, तो फाइन ऑर्गेनिक अगर पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें तो वो भी एक से नीचे है। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी फेयर वैल्यूड है और फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें 5 ईयर के मीडियन पीई के हिसाब से ये 23.5 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और जिसका 5 ईयर का मीडियन पी है वो 43.4। तो देखिए दोस्तों, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है वो QIB यानी क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि FIIs, DIIs, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनकी पोलिंग के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। क्योंकि कल जिन भी कंपनीज का रिजल्ट आया, जो जिस साइट से हम जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा लेते थे, उस साइट पे वो डेटा कल अपलोड ही नहीं हुआ। इस वजह से जो पोलिंग का डेटा है वो अवेलेबल नहीं था, ना तो नियोजन केमिकल्स का, ना नवीन फ्लोरिन का, ना डीमार्ट का और ना ही एफएल इंडिया का। इस वजह से नहीं बता सकते। केवल एक ब्रोकर के पोलिंग डेटा से, केवल एक ब्रोकर के मार्केट एक्सपेक्टेशन से नहीं बता सकते कि जो है, केवल देखो उसको कोई एक ब्रोकर तो बाई करेगा नहीं। तो वो जो डेटा है वो उन्हीं के पास है, जो QIB जो क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल बायर है उन्हीं के पास है। तो वो वही डिसाइड करेंगे कि, क्योंकि जो मोटी बाइंग है वही करते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि मंडे को जो है वो जो रिजल्ट आया है कल जिन भी कंपनीज का, वो रिजल्ट कैसा है। तो इसलिए इन जो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन है ये इसी हिसाब से सेट की जाती है। उसमें कंपनीज का जो सारा जैसे इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड कम हुई है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं जब मार्केट एक्सपेक्टेशन डिसाइड की जाती है। तो बात करें एक और केमिकल कंपनी दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो आपको यहाँ पर जो है हर जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा है, सिर्फ सेल्स को छोड़कर सिर्फ सेल्स ही ग्रीन में है। एंड अगर और इसी में इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो अगर आप इसका रिजल्ट को विद मार्केट एक्सपेक्टेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जितने भी रिजल्ट्स हैं सभी को मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर करके मैंने बताया हुआ है। तो जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है सेल्स में, इसी में इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। बाकी अगर एबिट इनकम में देखें, नेट प्रॉफिट में देखें या फिर ओपीएम के टर्म में देखें, सभी में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया है। तो कुछ इसी हिसाब का रिजल्ट जो है वो फाइन ऑर्गेनिक्स का भी रहने की उम्मीद है कि। तो देखिए दोस्तों, दीपक नाइट्राइट तो फिर भी अपने 5 ईयर मीडियन पी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका करंट जो पी है वो है 30.9 एंड अगर इसका 5 ईयर मीडियन पी देखें तो वो है 27.8। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 ईयर मीडियन पी के ऊपर है, यानी महंगा है, ओवर वैल्यूड है कहा जा सकता है। अगर हम देखें
दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद 12 मई को दीपक नाइट्राइट ने पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी थी। आप यहां पर देख सकते हो ओपन तो गैप डाउन हुआ था बिकॉज क्योंकि देखो जो रिजल्ट है वो बहुत सारे इन्वेस्टर को जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन का पता नहीं होता। इस वजह से जो प्री मार्केट में सेल ऑर्डर प्लेस किए थे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से गैप डाउन ओपन हुआ था। तो गैप डाउन होने के बाद लेकिन फिर जो है बाइंग अच्छी बाइंग उसमें देखने को मिली और पॉजिटिव में जाकर क्लोजिंग दी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि दीपक नाइट्राइट नहीं गिरा। क्यों और जबकि हमने देखा कि जो 5 ईयर मीडियन पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, महंगा है, फिर भी नहीं गिरा बिकॉज जो है प्रॉफिट के टर्म में, एबिट इनकम के टर्म में एंड ओपीएम के टर्म में इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था, सिर्फ सेल्स की टर्म में ही मिस किया था। तो कुछ ऐसा ही और फाइन ऑर्गेनिक तो पहले ही मार के आदम कर रखा है, पीट के उसको नीचे पटक रखा है। 21,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ 13,800 कुछ पे लाके पटक रखा है। तो वो तो पहले से ही पिटाया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है अब इस लेवल से जो इसका 4500 4450 और 4500 का जो लेवल है उससे उस लेवल से नीचे आएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है दीपक नाइट्राइट के जैसी ही एक्सपेक्टेशन मार्केट ने उससे भी कर रखी होगी और वो तो पहले से ही जो 5 ईयर मीडियन पे है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4000 का जो बॉटम बना था तो वो उससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं लगती। बाकी आपको लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। तो दोस्तों ये जो बॉटम बना था 4041 का, तो यहाँ से ये जो है हाई लो लगाता हुआ अब जो है 4450 और 4500 के बीच में फंस के खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों पूरा बाजार ही जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सभी, मैनेजमेंट की कमेंट्री ही ऐसी थी कि जो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इस तरह की नहीं आएगी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में। तो इस तरह की का मतलब ये है कि जो सूटअप इनके प्रॉफिट में आया था जो उस तरह का सूटअप अब नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ तो फिर भी आएगी। तो उसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही प्रॉफिट ग्रोथ ही रुक जाएगी और कंपनी बर्बाद हो जाएगी और बंद हो जाएगी, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाने ही बंद कर देगी, या फिर जो है जो इसके कस्ट क्लाइंट हैं जो जिनसे 5% का कंट्रीब्यूशन इसको मिलता है वो क्लाइंट कहीं और से ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव से लेना चालू कर देंगे या फिर जो है कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो है इन्फ्लेशन के चक्कर में जो है डिमांड जो है कम हो चुकी है और डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन टूटे हैं, कंपनी की सेल गिरी है। तो रीजन जो है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। अगर इंटरनल रीजन की वजह से अगर ये स्टॉक डाउन होता तो देखो जो डीआई है वो इस तरह से एग्रेसिवली बाइंग करके अपना स्टेक 12% तक लेकर नहीं जाते, सब माल बेच बाच के निकल जाते। और जो प्रमोटर है वो आप देखोगे इसके प्रमोटर होल्डिंग में स्टार्टिंग से ही 75% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो अभी भी जो है जो मेजर स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, केवल वीक हैंड्स में जो पब्लिक का हैंड है उनका स्टेक केवल 8% का है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर फियर है, अगर फियर में आप इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत रखते हो तो आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप भी डरे हुए हो तो सॉरी बॉस, आपके लिए ये मार्केट नहीं है। तो आपको जो है कहीं और ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये जो लेवल मैंने बताए थे तो दोस्तों अगर आपने इन पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको उसका प्रॉफिट भी अभी मिल रहा होगा। तो अगर देखिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप भी अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप भी जैसे पूरी मार्केट वेट कर रही है तो आप भी उसी तरह वेट कर लीजिए Q4 रिजल्ट्स का। लेकिन अगर जिसके पास एक भी स्टॉक नहीं है या कम स्टॉक है तो वो जो है कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर इस लेवल पे भी बाई कर सकते हो। बाकी जो मेजर चंक ऑफ मनी है वो Q4 रिजल्ट के बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो सारा बाजार ही फिलहाल जो है Q4 रिजल्ट का वेट कर रहा है और आप भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। एंड मैंने अगर 16% की वेटेज दे रखी है तो मुझे कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है, मुझे कंपनी पर कन्विक्शन है, इसीलिए दे रखी है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% की ही वेटेज देनी होती है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस पे भरोसा है, आपको लगता है कि कंपनी को फ्यूचर में जाकर कोई अच्छा धमाका कर सकती है तो आप आउट ऑफ बॉक्स भी जा सकते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खरीद के प्रमोटर बन जाओ। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, बिकॉज पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।